Hello everyone, this is the part 1 of your chapter How the State Government Works। हमने पढ़ा था इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आज हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल टिल नाउ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। हमारे इंडिया में हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है। जैसे कई जगह पे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो इस तरह से हर स्टेट में अपनी गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट उस स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि उस स्टेट में कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कितनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि वो अपनी स्टेट का डेवलप कर सके, उनको डेवलपमेंट कर सके और साथ में इंडिया की इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट कर सके। स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होती है कि जो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग डिसीज़न लेती है। और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव, मीन्स कि जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह से अगर हमें कुछ भी बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल करानी है या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, तो वो किस तरह से सब काम मैनेज होगा। तो ये काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का। तो ये सब काम एक स्टेट गवर्नमेंट संभालती है। नेक्स्ट बात आती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की। अब हर एक स्टेट को एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ आएंगे, एक या उनसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को हम इंक्लूड करेंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब हर स्टेट में इलेक्शंस होते हैं और उन इलेक्शंस में जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उन सबको लोग वोटिंग करते हैं, उसकी अपने अपने वोट्स डालते हैं। देन वो लोग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं और जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि उनकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए और वो इंडिया का रहने वाला होना चाहिए, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए और वो जिस स्टेट से इलेक्शन लड़ रहा है उस स्टेट का उसके पास रेजिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हरियाणा के रहने वाला है और वो राजस्थान से इलेक्शन लड़ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति जिस स्टेट का है वो उसी से ही इलेक्शन लड़ सकता है। आई होप आपको ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज़ अ ग्रुप ऑफ वोटर्स इन अ स्पेसिफिक एरिया हु इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी। आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा कि कुछ ग्रुप ऑफ वोटर्स होते हैं। वोटर्स का मतलब होता है पीपल। जो लोग अपने जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं वो वोटर्स जो होते हैं, लोग होते हैं वो वोट डालते हैं, वोटिंग करते हैं और फिर जो भी उनमें से जीतता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है और जो कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट होता है। नेक्स्ट बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द डेट फॉर होल्डिंग द इलेक्शंस। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन बना होता है वो डेट अनाउंस करता है कि कौन से दिन कौन से इलेक्शंस होंगे। आपने ये नोटिस किया होगा कि जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं उन सभी में जितने भी वोटिंग होती है वो सब अलग अलग डेट्स पे होती है। तो ये सब डेट्स कौन डिसाइड करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो भी कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़ा होता है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जाता है, मींस कि अपने अपने एरियाज़ में जाता है और वहाँ पे जाके अपने लोगों को व्यूज़ बताता है कि वो क्या सोचता है, वो कैसे उस एरिया की भलाई के लिए काम करेगा, क्या क्या वो पॉलिसीज़ बनाएगा अगर वो एमएलए बन जाता है तो ये सब क्या होता है। अब आपने देखा होगा कि रैलीज़ करते हैं लोग, जो लोग इलेक्शंस में खड़े होते हैं, तो ये सब क्या होता है कि लोगों को मोटिवेट करने का तरीका है ताकि वो उन्हें वोट दें और उनको इलेक्शन जितवा दें। और इन सभी को हम बोलते हैं कैनवसिंग। Elections are held on the specific date and people go out to vote for the candidate of their choice. Elections होते हैं एक स्पेसिफिक डेट पे। लोग क्या करते हैं, जाते हैं और अपने जो कैंडिडेट को उन्हें वोट डालना होता है वो लोग उसको वोट डालते हैं
और उसके बाद वोटों की काउंटिंग की जाती है और बताया जाता है कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा कैंडिडेट जो है वो इलेक्शंस को जीता है। स्टेट लेजिस्लेचर में एक गवर्नर होता है और एक या दो से ज़्यादा हाउसेज होते हैं। द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। लोअर हाउस को बोला जाता है विधानसभा और अपर हाउस को बोला जाता है विधान परिषद। जिस भी स्टेट में एक हाउस होगा वहाँ पे बोला जाएगा यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है वो, और जहाँ पे दो हाउस होंगे वहाँ बोला जाएगा बाई कैमरल लेजिस्लेचर। नाउ लेट्स मूव टू द गवर्नर। गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर क्या होता है, एक तरह से पूरी स्टेट का हेड होता है, और ये गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और जो भी कैंडिडेट को गवर्नर बनाया जाता है उसकी मिनिमम एज 35 इयर्स होनी चाहिए और वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। और जो व्यक्ति गवर्नर बन रहा है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। हमने पीछे दो हाउस पढ़े हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, मीन्स कि विधानसभा और विधान परिषद का वो मेंबर नहीं होना चाहिए, और ना ही उसका कोई अपना प्रॉफिट अर्निंग के लिए ऑफिस होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का खुद का बिजनेस है तो वो गवर्नर नहीं बन सकता है, ये ऐसा रूल है। मीन्स कि जो भी व्यक्ति प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम कर रहा होगा वो काम, या तो वो काम छोड़ के गवर्नर बन सकता है, और अगर उसे वो काम रखना है तो वो गवर्नर नहीं बन सकता। अब गवर्नर की कुछ एक पावर्स होती हैं। सबसे पहला है अपॉइंट एडवोकेट। मीन्स कि गवर्नर जो है वो उस स्टेट में अपॉइंट करता है एडवोकेट्स को। एडवोकेट्स का मतलब होता है वकील। दूसरा है बिल अप्रूव्ड बाय द गवर्नर। जो भी बिल्स बनाए जाते हैं उस स्टेट के लिए, बिल का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई भी रोड बनवानी है तो उसके लिए एक बिल पास किया जाएगा, तो जब तक वो गवर्नर वो बिल पास नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले ही ये रूल था कि 18 साल से कम एज की लड़कियों की शादी नहीं की जाएगी, बट अब उस रूल में अमेंडमेंट किया गया है कि 22 ईयर्स ऑफ एज होना ज़रूरी है। तो ये एक तरह से बिल था, जब तक ये बिल गवर्नर ने पास नहीं किया है तब तक ये कानून नहीं बना था। जब वो गवर्नर साइन कर देगा उस बिल पे तो वो एक कानून बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपॉइंट सीएम। जो भी स्टेट का सीएम होता है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज़ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट लाइज विद गवर्नमेंट। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर हमने पीछे पढ़ी है क्या होती है, जितनी भी डिसीजंस लेने हैं वो सब पावर किसके पास होती है, गवर्नर के पास होती है। अब बात आती है एमएलए की। मीन्स की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सिंपल भाषा में जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़ा होता है, अगर वो व्यक्ति जीत जाता है, इलेक्शंस को जीत जाता है, तो उस व्यक्ति क्या होता है, वो एमएलए बन जाता है, और उस व्यक्ति का कार्यकाल 5 साल का होता है। अब इसी तरह से हर एरिया से एक एक एमएलए चुना जाता है। अब जिस भी पार्टी का सबसे ज़्यादा एमएलएज होंगे तो वो पार्टी मिलके क्या करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी। अगर ऐसा होता है कि 2 या 3 पार्टीज़ हैं, उनके मेंबर्स एमएलए ज़्यादा हैं, या अगर वो दोनों तीनों पार्टीज़ मिलके अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो उस गवर्नमेंट को हम कहेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। मीन टू से कि जब 2 या 3 पार्टीज़ मिल जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट, जब वो गवर्नमेंट बना लेती है। अदरवाइज़ जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट होंगे, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलएज होंगे, वो पार्टी मिलके अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। व्हेन 2 and 3 parties join together and form a government, it is said to be coalition government। और जितने भी एमएलएज बनते हैं वो या तो किसी पार्टी से बिलोंग करेंगे या वो इंडिविजुअल इलेक्शंस लड़ेंगे। अब जैसे जो आम आदमी पार्टी, ये पहले नहीं थी, ये अभी बनी है, तो जो इंडिविजुअल व्यक्ति भी है वो भी अपनी पार्टी बना सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको यहाँ तक का अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो so please do like, share and comment on this video and do subscribe to our channel. Thank you students.